आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि सिलेबस वाला डिस्कशन के दिन हम लोग बताए थे कि आरोह वाला जो आपका किताब है जेएसएससी पीआरटी के लिए जो हिंदी का सिलेबस है उसको हम लोग 7 अप्रैल तक आपके लिए कंप्लीट कर देंगे। और उसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे काव्य खंड के अंतर्गत जो आपका पहला चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन का, जिसमें 2 कविता दिया हुआ है। आपका एक हो गया आत्म परिचय नामक एक कविता दिया गया और दूसरा आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आज हम लोग आत्म परिचय कविता का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आपका अप्रैल महीना के अंत तक आते आते हिंदी का कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहे। तो पहला हम लोग बात करेंगे काव्य खंड का। तो काव्य खंड में जो पहला कविता आपका दिया हुआ है वो हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय एक गीत। आत्म परिचय क्या है? एक गीत दिया हुआ है, नाम क्या है? आत्म परिचय। तो आपका एग्जाम में अगर हम लोग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग सुर लय टाइप ताल पर बात नहीं करेंगे। हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी तक सीमित रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले अगर हम लोग जीवन परिचय की बात करें हरिवंश राय बच्चन के, तो आपको बता दें कि हरिवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताजी है। या बहुत कोई को नहीं मालूम होगा, बट अब आप लोगों को मालूम चल गया कि हरिवंश राय बच्चन कौन है। अमिताभ बच्चन के पिताजी है और वे एक प्रख्यात लेखक है। अगर हम लोग बात करें कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 1907 यानी 1907 में आपका हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। और जेएसएससी के एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो लेखक है लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ पर जन्म हुआ। तो उनका जो जन्म हुआ इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद कहाँ सिचुएटेड है? उत्तर प्रदेश में। और इनका जो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कंप्लीट होने के बाद ये एमए करने के लिए कहाँ गए थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे पीएचडी करने के लिए, एमए और पीएचडी करने के लिए। और उसके बाद 1942 से लेकर के 1952 तक यानी लगभग लगभग 10 साल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। और आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम से इनका संबंध जुड़ा हुआ था। साथ ही साथ ये भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय में ये हिंदी स्पेशलिस्ट, हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी काम किया। और 2003 में इनका निधन हो गया मुंबई शहर में। तो आपको याद रखनी है कि 1907 यानी 1907 से 2003 तक इनका जीवन काल है। और इस टाइम पीरियड में ये क्या क्या किए उसके बारे में आपको कुछ जानकारी होना चाहिए, जहां से आपका क्वेश्चन बन सकती है। जैसे कि इनका कुछ हम लोग प्रमुख रचनाएं देखेंगे, काव्य संग्रह देखेंगे। जैसे कि प्रमुख रचना में क्या क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, दिल नयामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़िया। ये कुछ काव्य संग्रह है जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया। अगर हम लोग बात करें, आत्मकथा भी लिखा गया है। कौन कौन से आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपका हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। दूसरा, नीड़ का निर्माण फिर, और फिर हो गया आपका बसरे से दूर, फिर 10 दार से सोपान तक। ये सारी आत्मकथा आपका हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। कुछ अनुवाद भी किए हैं ये, जैसे हेलमेट, जनगीता और मैकबेथ का अनुवाद हरिवंश राय बच्चन के द्वारा किया गया है। एक डायरी भी लिखा गया इनके द्वारा। डायरी का नाम क्या है? प्रवास की डायरी। ये सारे जो नाम यहाँ आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। और साथ ही साथ उनका पूरा वाङ्मय एक ग्रंथावली के, बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। या जेएसएससी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हरिवंश राय बच्चन का जो वाङ्मय है, जिसे हम लोग बच्चन ग्रंथावली के नाम से जानते हैं, वो कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि वो 10 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका जेएसएससी की ओर से बनेगा। अब इनका जो साहित्यिक विशेषताएं है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखें कि 1907 से लेकर के 2003 में कब डेथ हुआ इनका? इनका डेथ 2003 में हुआ। तो ये जो टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, इस टाइम फ्रेम में जो साहित्यिक का जो उद्भव हुआ, जो साहित्यिक विकास हुआ, उसमें हरिवंश राय बच्चन का काफी योगदान है। और आपको यहाँ दिख रहा है कि दोनों महायुद्ध जो हुआ था, दोनों वर्ल्ड वार, एक वर्ल्ड वार हुआ था आपका 1914 से लेकर के 1918 तक, और दूसरा वर्ल्ड वार हुआ था आपका 1939 से लेकर के 1945। और इन दोनों वर्ल्ड वार के टाइम में हरिवंश राय बच्चन प्रेजेंट थे, यानी कि इसका साक्षी रहे हैं। तो दोनों महायुद्ध के बीच मध्य वर्ग के विकल मन को बच्चन ने बानी का वरदान दिया। यानी जब वर्ल्ड वार हो रहा था तब जो मिडिल क्लास में जो है
एक जो है विकल मन, यानी कि जो माइंड था वो बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो चुका था। कन्वर्ट इन द सेंस कि डर का माहौल बन गया था कि जो वर्ल्ड वॉर हो रही है उसके बाद जीवन क्या होगा। जैसे सिंपल आप समझ सकते हैं कि अभी जो वर्ल्ड वगैरह में जो लड़ाई वगैरह छिड़ जाती है तो कैसे शेयर मार्केट तुरंत गिर जाता है, सरकारें बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। और ये सारे जो चीज़ें चेंज होती है, इसमें सबसे ज़्यादा मार खाता है वो मिडिल क्लास मार खाता है। तो सेम काम उस टाइम भी हुआ था। तो दोनों महायुद्ध के बीच जो मध्य वर्ग थे, ये सबसे ज्यादा पिसा था और सबसे ज्यादा टेंशन में था। और इनका जो बानी था, इनका जो मन था, इसका जो मन विकल हो चुका था, इसको बानी का वरदान कौन दिया था? बच्चन दिया था। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी साधी जीवंत भाषा और संवेदन सिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो हरिवंश राय बच्चन है, ये अपनी जो भाषा है इसको किस शैली में अपनी बात किया? तो संवेदन सिक्त गेय शैली, किसमें? संवेदन सिक्त गेय शैली में अपनी बात को कही। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आगे यहाँ आपका है कि व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की अभिव्यक्त कविता के रूप में प्रकट की। बच्चन की विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार यही है कि आखिर बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन आखिर इतना फेमस क्यों है। उसके पीछे का यही रीजन है कि ये पर्सनल लाइफ में जो भी घटनाएं घटी, उसकी जो एक अनुभूति होती है, उसका जो एक्सपीरियंस होती है, उसको क्या कविता के रूप में प्रकट की और बहुत ही सहज और सरल भाषा में इसको प्रकट करने में वो सफल हुए, जिसके कारण वो सबसे ज्यादा फेमस भी हुए। अब हम लोग बात करेंगे कि मध्ययुगीन फारसी के कवि जैसे कि उमर खयाम का मस्तनापन कवि बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका जेएसएससी में कि किस मध्ययुगीन फारसी कवि का मस्तनापन जो है आपका बंग बच्चन के कविताओं में देखने को मिलती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका, क्या नाम होगा उनका? उमर खयाम का मस्तनापन बच्चन की कविताओं में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि उनका जो युगबोध संबंधी कविताएं है जो बाद में लिखी गई है, ये प्रांजल शैली में लिखी गई। किस शैली में? प्रांजल शैली में इसको लिखा गया। अब हम लोग देखेंगे आत्मपरिचय कविता को, कविता की सारांश को हम लोग समझेंगे और उससे रिलेटेड जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। तो आत्मपरिचय कविता के बारे में आपको 3-4 पॉइंट आपको याद रखना ही है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा ये रचित है। ये कविता जो है किस प्रकार का कविता? तो ये आत्मबोध प्रधान है, यानी खुद को जानने के बारे में एक कविता है। और यहाँ पर ये बच्चन साहब ये बताए, बोले यहाँ पर कविता के माध्यम से ये दर्शाना चाहे कि अपने को जानना जो है वो दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। आप दुनिया को तो जान जाइएगा बट आप खुद को नहीं जान पाइएगा। ये इस कविता का सार है। और हम लोग भी अपना लाइफ में अभी तक आप फील कर चुके होंगे कि आप दुनिया को तो बहुत ही बेहतर से समझ सकते हैं, बट जब खुद की समझने की बारी आती है, अपने आप को समझने की आता है, तो हम लोग अपने आप को बहुत ही बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हैं। और इस कविता में इसी चीज का सार है। समाज से जो व्यक्ति का एक संबंध होता है, जैसे आप इसमें अपने आप को रखकर भी सोच सकते हैं कि समाज से किसी व्यक्ति का जो नाता होती है वो खट्टा मीठा दोनों होती है। यानी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपका दोस्त हो और कोई व्यक्ति आपका दुश्मन भी हो, दोनों ही होता है। तो समाज से व्यक्ति का जो नाता होती है वो किस प्रकार की होती है? वो खट्टा मीठा होता ही है। और इस प्रकार अगर किसी के साथ आपका दुश्मनी है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप समाज से पूरा का पूरा कट जाए, क्योंकि आप जगजीवन से कट कर रह ही नहीं सकते। इस चीज का भी कवि इस कविता के थ्रू बताने की कोशिश किया। दुनिया जो है अपना दुनिया अपने व्यंग्यवान और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, दुनिया क्या करती है कि अपने तरीके से लोगों को क्या देने की कोशिश करते हैं? कष्ट देने की कोशिश करते हैं। बट क्या मनुष्य दुनिया से कट कर रह पाता है? नहीं रह पाता है। यही जो है खामी है दुनिया और अपने के बीच, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश, उसका दुनिया ही है। इसका बोलने का अर्थ ये हुआ कि आप जो कुछ भी है, इसके पीछे का जो सोर्स है वो कौन है? आप कुछ भी है तो वो क्या है? दुनिया के कारण कुछ है। आप जो कुछ भी है, आज अगर आप एक स्टूडेंट है, कल आने वाले टाइम में आप टीचर बन जाएंगे, तो इसके पीछे जो परिवर्तन हुआ या जो भी वर्तमान में आप जो भी चीज है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण दुनिया है। दुनिया ही आपको बनाया है और दुनिया ही आपको मिटाएगा। ये कहने का तात्पर्य ये हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे और आगे हम लोग बात करेंगे कि अपने परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। जैसे जैसे हम लोग कविता में आगे बढ़ते हैं, तो जो कवि का दुनिया के साथ एक द्वंद्व चल रही है, एक फाइट चल रही है, उसी के बारे में यहाँ बार बार बात किया जा रहा है।
और संपूर्ण कविता का सार यही है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन वृद्धों का सामंजस्य है। लास्ट में यही बताया जा रहा है कि दुनिया से जो संबंध है हम लोगों का, सभी का ही एक ही टाइप का संबंध है, प्रीति और कलह दोनों का है, और मेरा जीवन वृद्धों का सामंजस्य है। अब हम लोग आगे देखेंगे। जैसे पहला आपका पोर्शन है, पहला पोर्शन का पढ़ लीजिएगा। ये क्या जो कविता है, कविता दिया हुआ है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यानी कि पूरा जगत या जीवन का भार लेकर फिर रहा कभी, बट फिर भी जीवन में क्या लेकर फिर रहा है? प्यार लिए फिर रहा है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान क्या करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। ये आपका कविता है जो आपको कंठस्थ करना है। हम बहुत ही बढ़िया कविता वाचन नहीं कर सकते हैं, बट हम क्वेश्चन आंसर को आपसे डील करा सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से कि किस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, और उसका सारांश जो अभी तक हम लोग सारांश बात किए, ये 4-5 लाइन में यही सब चीजें बताया जा रहा था। अब हम लोग, जैसा आपका पूछा जाएगा जगजीवन का मतलब क्या होता है, तो जगजीवन मतलब होता है संसार का जीवन। सेकंड आपको शब्दार्थ याद रखना है, स्नेह सुरा का मतलब क्या होता है, तो स्नेह सुरा का मतलब होता है प्यार की मदिरा। गान का मतलब होता है गीत, पान का मतलब होता है किसी चीज को पीना, और भार का मतलब होता है भजन। आगे हम लोग देखेंगे, और आगे आपका ये जो 4 लाइन दिया हुआ है, इस 4 लाइन को यहाँ पर हम व्याख्या करके भी आपके सामने रखे हैं। क्या ये जो 4 लाइन अभी अभी हम लोग देखे कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ये 4 लाइन का जो व्याख्या है, जो हम लोग देखेंगे, और जो आपको याद रखना है। तो कवि जो है स्वयं के जीवन को क्या मान रहे हैं? महत्वहीन मान रहे हैं। खुद के जीवन को कोई इंपॉर्टेंस वो नहीं दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं संसार के जीवन का भार लेकर घूमता रहता हूँ, फिर भी मुझे जीवन में स्नेह प्राप्ति के लिए घूमना पड़ता है। यानी कवि कहना ये चाह रहे हैं कि पूरा जो संसार है, उस जीवन का पूरा भार कवि के पास है, उसके बावजूद कवि को स्नेह प्राप्ति के लिए यानी प्यार प्राप्त के लिए क्या करना पड़ता है? घूमना पड़ता है। यदि किसी ने मुझे अपने स्नेह शब्दों से स्पर्श कर दिया, तो मैं कृतज्ञ होकर अपने सांसों के तारों को लेकर घूमता हूँ। मैं प्रेम की सुरा का पान करता हूँ, मैं कभी संसार का ध्यान नहीं करता हूँ। संसार उन्हीं को पूछता है जो संसार की गाते हैं, मैं अपने मन का गीत गाया करता हूँ। यानी कवि यहाँ कह रहे हैं कि संसार उन्हें इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि वो खुद अपने मन का गीत गाया करता है, बट संसार किसको पूछता है? संसार उसी को पूछता है जो संसार की गीत गाते हैं। तो यहाँ से आपको व्याख्या समझ में आ गया। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट विशेष जो चीज है जो आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि कवि किसका भार लेकर घूमता है, तो कवि जो है जगजीवन का भार लेकर घूमता है। कवि किस चीज का पान करता है, तो कवि जो है स्नेह सुरा का पान करता है। और यहाँ पर ये जो 4 लाइन आप देखें, इस 4 लाइन में जो भाषा यूज हुआ है, उसमें प्रतीकात्मक भाषा का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन पॉइंट देखेंगे। ये जो 4 पॉइंट हम लोग 4 लाइन देखे, ये 4 लाइन से रिलेटेड इसमें किस प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया है, तो इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, जैसे जगजीवन अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्नेह सुरा में जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मैं शब्द का यहाँ पर बार बार जो है रिपीटेशन हुआ है, जिसके द्वारा कविता में क्या सौंदर्य वृद्धि का प्रयास किया गया। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू देखेंगे, जहां से आपका क्वेश्चन बन सकती है, जो एसएससी पूछ सकती है। जैसे इस कवि एवं कविता का नाम, तो कवि हो गया हरिवंश राय बच्चन। कविता का नाम क्या है? आत्मपरिचय है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन जो है जग जीवन का भार लिए फिरता है, यानी मैं अर्थात कवि जो है जग जीवन का भार लिए फिरता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि स्नेह सुरा का पान करने से क्या आशय है, तो स्नेह रूपी सुरा यानी कि शराब या मदिरा का पान करने से आशय यह है कि कवि संसार से स्नेह की प्राप्ति करती है। कवि किसकी प्राप्ति करती है? स्नेह की प्राप्ति करती है। फिर प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हम लोगों को देखने को मिला, रूपक अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार हम लोगों को देखने को मिला इसमें। फिर हम लोग कल के टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट जो पोर्शन है इस कविता का, जो नेक्स्ट छंद है कि मैं निज उर के उद्गार ले फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार ले फिरता हूँ, के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा खासा व्यू नहीं आया, लाइक नहीं हुआ, शेयर नहीं हुआ, तो इस सेशन को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदी का टीचर हम नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी का इंपॉर्टेंट सेक्शन भी आपको कवर कर दिया जाए, सो दैट आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें आपका कवर हो जाए और एग्जाम आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ पाए। यहाँ पर आपको लिखना कुछ भी नहीं है, आपको क्वेश्चन है, छोटा छोटा पॉइंट है, ये आपको जानना जरूरी है। और एग्जामिनेशन के दिन आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। ये क्लिक तभी होगा जब आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार चीज़ों को इस टाइप से जितना डिटेल वे में पढ़ाने की कोशिश किया गया आपको, इसको हम अपने साइड से तो बोलेंगे कि ये बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये हिंदी का बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट है। आप कोई भी किताब उठा लीजिए जेएसएससी पीआरटी के लिए, जो हिंदी लैंग्वेज के लिए निकाला गया है, इतना बढ़िया किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ है। ये बेस्ट है, मेरे साइड से तो हम बेस्ट कहेंगे। आप आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कंटेंट आपको पसंद आया कि नहीं। फिर हम लोग आगे और भी कंटेंट बनाएंगे इसी टाइप का और आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।